अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे जब हम यहाँ पर बैठे होते हैं और डिस्कशन चल रहा होता है तो हम सोच रहे होते हैं कि आज आप लोग कितना हमसे मिलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फिर हम अपने जब सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर फीडबैक देखते हैं तो पता चलता है कि आपको इंतज़ार रहता है कि 10:10 पर आप आ जाएँ, बस कुछ भी करें आ जाएँ, तैयार हुए हों या नहीं हुए हों आ जाएँ। और इंतज़ार ये होता है कि आज किस टॉपिक पर और किस गेस्ट के साथ आज आप बातचीत करेंगे। आज का बड़ा एक मुनफरिद टॉपिक है जो कि आपके और मेरे और हो सकता है कि हर 2 से 3 घरों के अंदर छोड़कर ये चीज़ पाई जाती हो। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस वक्त हमें नहीं पता होता बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि हम उन्हें लाड प्यार से देख रहे होते हैं और पालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो नौमौलूद बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो हम उसकी हरकत सकनात को, उसके एक्शंस को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो एक नॉर्मल जिस तरह से बड़ा एडल्ट है उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दे। चाहे किसी भी घराने में हो, किसी भी ज़बान से बोलने का उसका ताल्लुक़ हो, हम हर चीज़ उसको सिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा हमें पता चलता है कि इसके अंदर ये चीज़ थोड़ी सी डिले होती नज़र आ रही है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं, एक तो बच्चे के दांत निकलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, दूसरा उसकी ज़बान के चलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो वर्ड्स सीखना शुरू कर दें। जब वो वर्ड सीखना शुरू करता है तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तोतला कर बोलते हैं, टूटी फूटी लैंग्वेज में बोलते हैं। पहली तो जो लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन होती है, माँ और बच्चे के दरमियान होती है, वो सिर्फ माँ ही समझ पाती है, हम नहीं समझ पाते। आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो प्रॉपर वर्ड्स को जोड़ तोड़ कर अदा करने लगता है तो तब हमें पता चलता है या तो उसके स्पीच में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं या स्पीच डिले होती है। तो इन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए, टेक केयर उनकी करने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो इस वक्त सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। और स्पीच थेरेपिस्ट का काम क्या होता है, वो काम कैसे करते हैं, किन हालात में रह के करते हैं, उनके लिए हर्डल्स क्या होते हैं, उनके लिए जो टास्क होते हैं वो क्या होते हैं, उनके गोल्स क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें आज जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वक्त सुन रहे हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन ये प्रोग्राम ज़्यादातर देख रही होती है मॉर्निंग शो, तो उसमें अगर इस तरह की कोई चीज़ ऐसी कनेक्ट होती है आपके बच्चे के साथ या फिर बड़े बच्चों के साथ कि एक एज भी होती है कि जब तक स्पीच थेरेपीज़ हो सकती हैं, या फिर हम देखते हैं कि बच्चे के बात करने में लुकनत होती है या हकलाहट होती है, इन तमाम चीज़ों को कैसे काउंटर किया जाता है, कैसे इसकी लर्निंग्स होती हैं, कैसे इसकी ग्रूमिंग्स होती हैं। आज हमारे साथ स्पीच थेरेपिस्ट हमारे जो है वो इस स्टूडियो के अंदर मौजूद है। मेरी बड़ी पुरानी दोस्त हैं, बड़ी पुरानी, इट्स बीन लाइक 8 to 9 ईयर्स। और आज हमने उनको बुलाया है और इनकी खासियत ये है कि ये जो इंडिविजुअल डाउन सिंड्रोम्स हैं और इंडिविजुअल ऑटिज़म्स हैं उनको ज़्यादातर इनकी स्पीच थेरेपी करती हैं। और वी आर द टिपिकल वंस, तो टिपिकल वंस की भी ये स्पीच थेरेपिस्ट हैं। और कुछ ऐसी भी मुझे इन्होंने बातें बताई हैं प्रोग्राम से पहले कि जो एडल्ट्स हैं तो उनकी भी जब तक बचपन से अब तक स्पीच थेरेपी नहीं हुई है तो अब उनको जब वो सोसाइटी का हिस्सा बन चुके, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर, तो उनको ये चीज़ महसूस होती है कि उनको चीज़ों को बेहतर करना है। तो उन्होंने भी राब्ता किया इनसे एज ए स्पीच थेरेपिस्ट, ये उनको ग्रूम कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सिमरा अनवार। सिमरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त पर आ जाने वाले गेस्ट मुझे बहुत पसंद हैं। तो आप सुबह उठने की आदी हैं, जल्दी उठ जाती हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा है क्योंकि वही जॉब पे जाना होता है और दूसरे भी काम होते हैं तो इसलिए। इसका काम बड़ा टफ है ना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सुबह दोपहर शाम रात कोई वक्त ऐसा नहीं होता होगा, कुछ ना कुछ सेशन की टाइमिंग्स हुआ करती हैं, तो बिजी स्केड्यूल गुजरता है। हाँ बिजी तो बहुत गुजरता है, बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। कैसे टेकअप करती हैं चीज़ों को? बड़ा मुश्किल है भाई, समटाइम्स बच्चा सामने बैठा हुआ और बच्चों के जो टीचर्स होते हैं वो वैसे ही बड़े पोलाइट और एक्स्ट्रा टॉलरेंट लेवल उनका होना चाहिए, लेकिन जब आप उनको स्पीच थेरेपी करवाने, जो माँ बाप कभी कभी चिड़चिड़ा जाते हैं उसको सही वर्ड बोलवाने में, कितना मुश्किल हो जाता है? स्टार्ट में तो बहुत वाकई मुश्किल होता था, लेकिन अब ज़ाहिर है इतने साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते करते, तो अब ये बहुत ईजी लगता है। लाइक है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है स्पीच। अच्छा। हाँ बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये नहीं कह सकते कि हम 1 साल करवा लें और बस आपका बच्चा बोलने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर बच्चा सिर्फ स्पीच डिले के साथ है तो फिर भी उसको इतना टाइम नहीं लगता, बट इफ़ अगर वो फर्दर इश्यूज़ के साथ है कोई भी तो फिर हमें काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, हम ज़रा सिस्टमेटिकली उस तरफ आ जाते हैं क्योंकि बड़ी सारी माएँ देख रही होती हैं इस वक्त, आपको और मुझे देख रही हैं। स्पीच थेरेपी की ज़रूरत कब पेश आती है? इट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन,
लेकिन कुछ लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि स्पीच थेरेपी के अगर वो खुद सेल्फ एनालिसिस करें कि क्या हमारे बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, तो क्यों महसूस होती है? अच्छा, एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारी सोसाइटी में ये है कि जब बच्चा बोल नहीं रहा, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, तो मदर ज़्यादा कंसर्न रहती हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन जब वो फादर से इस बारे में डिस्कस करती हैं, ठीक है, या अपने लॉज से डिस्कस करती हैं कि बच्चा अभी तक बोल नहीं रहा, तो उनकी तरफ से एक यही कंसर्न एक आता है कि भाई इसके तो फादर भी देर से बोले थे। यस, ठीक है, यस, यस। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बोल लेगा। अच्छा चलें, बच्चा 5 साल का हो गया, अब ये Okay. ज़्यादा फिक्र करने की बात है इसमें कि बच्चा 5 साल का हो गया, बोला नहीं है, ठीक है। सही है, या 1 वर्ड में स्पीच है, या बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। ठीक है, तो इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर होते होते मतलब अब टाइम गुजर गया उस बच्चे का, यही सुनते सुनते कि इस एज में बोल लेगा, ये देर से बोले, इसके दादा देर से बोले, मतलब घर में बच्चे मतलब देर से बोले। जेनेटिकली कनेक्ट कर रहे होते हैं कि Yes. अगर उन्होंने देर से बोला तो देखो आज माशाल्लाह से अच्छा बोलते हैं, तो बच्चा भी अगर देर से बोल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। बच्चा बोल लेगा जब, हाँ, उनका यही कंसर्न होता है। जबकि ये इसमें बहुत आपको उसके बाद आपको परेशान हो जाना चाहिए कि बच्चे की एज इतनी हो गई है 4-5 इयर्स और बच्चा नहीं बोल रहा, तो ये आपके लिए एक कंसर्निंग चीज़ है। सम काइंड ऑफ डिले, यस, इसको जरा से टेक केयर करना चाहिए। अच्छा, Yes. ठीक है, डिले हो गया, तो अगर डिले हुआ हुआ बच्चा आपके पास आता है तो पहले आप उसमें क्या चीज़ नोट करते हैं? हमारे पास जब जैसे हमारे पास पेरेंट्स आए और वो हमसे बोल रहे हैं बच्चा बोल नहीं रहा, सही है, तो हम पूछते हैं कि लाइक उसने बैबलिंग कब स्टार्ट की थी, ठीक मामा है। बाबा बोलना कब स्टार्ट किया था, और अब अभी क्या एज है इसकी, और आपने पहले क्यों नहीं देखा, अगर ये 5 इयर्स का भी हो गया है तो आपने पहले किसी स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट क्यों नहीं किया। तो उनकी तरफ से यही आता है कि वो हमारे घर वाले हमें बोलते थे कि भाई आप उसको ठीक है, थोड़ा टाइम दो, बोल लेगा बच्चा, क्योंकि सब लेट बोले हैं। ठीक है। घर वालों की वजह से बिगड़ा हुआ केस, वो मासूम सा बच्चा आपके पास आ गया है और फिर टिपिकल वन वो बच्चा है लाइक अस, तो आप उसको पहली चीज़, आप जब उसके साथ बैठती हैं तो पहला सेशन क्या होता है, उससे बात करने की कोशिश करती हैं, किस तरह से उसको इस चीज़ पर आमादा करती हैं कि वो बोलना शुरू करे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए पहले तो मैं ये बताऊं कि स्पीच एक बहुत ड्राई चीज़ है, ठीक है। बहुत ड्राई, बच्चे को बोलना है, बच्चे को बहुत मुश्किल लग रहा होता है बोलना, इसलिए मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि उसकी हर नीड बिना बोले पूरी हो रही जेस्चर्स होती के है। थ्रू हाथ पकड़ के लेगा, वो पूरी हो जाती ओह है। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब वो जो माँ होती है वो हर ज़बान समझ रही होती है उस बच्चे की। हाँ, और इवन के सब घर वाले समझना शुरू हो जाते हैं कि बच्चे ने मांगा है या बच्चा रोएगा तो उसको वो चीज़ चाहिए और हमें दे देनी है। हम ये नहीं बोलेंगे उससे बोलो दो या कुछ, हाँ ये रोएगा, नहीं रोने मत दें इसको, घर के बड़े बोलते हैं कि इसको रोने मत दें, तो हम इसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, बिना बोले इसको सब चीज़ें मिल गई तो जाहिर है वो नहीं बोल रहा, हमें टफ टाइम देते हैं बच्चे इस जबकि मैं एक तरह चीज़ से। बता दूं व्यूअर्स, हमारे दादा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, फौजी आदमी थे, जब हम गिर जाते थे, पड़ जाते थे तो हम रो रहे होते थे तो कहते थे नहीं उठाओ भी ना, रोने दो इसको। तो अम्मी ने पूछा एक दो दफ़ा कि रोने क्यों दे रहे हैं आप? कहा रोने से फेफड़े मजबूत होते हैं, थोड़ा सा तो रोने दो उसको। बहरहाल जोक्स अपार्ट, कंटिन्यू करें सिमरा। जब ये आ जाते हैं और फिर आपके पास सारी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं वो ज़रा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप जैसे सिर्फ स्पीच डिले की बात कर रहे थे ना अभी, तो फिर जब हमारे पास जब बच्चा आता है, वो स्पीच थेरेपी में हम बैठे हुए हैं बच्चे के साथ इंडिविजुअली, वैसे मेरे साथ पेरेंट्स भी होते हैं, बट ये पेरेंट्स के साथ बच्चे जो हैं थोड़ा सा कर रहे होते हैं कि नहीं करना, या वो नखरे कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही होती हैं। ठीक है, दूसरा ये कि हम उसको पहले प्ले बेस्ड सेशन रखते हैं, ठीक है, कि हम उसको पजल्स करवा रहे हैं, एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। मतलब सही बच्चे से दोस्ती करनी पड़ती है। बिल्कुल, रेपो बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है और उसमें हमारे 4-5 सेशंस तो उसमें लगते हैं कि बच्चा थोड़ा सा यूज टू हो आने में। मतलब एक टीचर का कॉन्सेप्ट होता है, अगर बच्चे को टीचर पसंद आ जाए तो फिर वो अम्मा से कहता है मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, तो टीचर होते हैं आप उसके लिए ऑब्वियसली। तो जब वो पसंद आ जाती हैं आप, तो फिर वो आता है, फिर वो बैठकर टाइम स्पेंड करता है, खेल कूद करता है, इट्स जस्ट लाइक दैट। थोड़ा सा, हाँ, हम लोग एक्टिविटीज़ बेस उसको करवा रहे होते हैं, लाइक बैठ के ही 1 to 1, बट ये हम उसको करवा रहे होते हैं, देखो इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं, या ये वोकैबुलरीज दे रहे होते हैं, ये फ्रूट्स हैं या ये एनिमल्स हैं, थोड़ा सा प्रीटेंड प्ले करवा रहे होते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा वो हो, खुश हो, रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है बच्चा, रिस्पॉन्स दे थोड़ा सा। यस, करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो हम जो चेक करते हैं जब बच्चा हमारे पास आता है, वो होता है उसके ओरल इश्यूज़। ठीक है, उसका टंग टाई ना हो,
टंग टाई ज़्यादातर होता है कि बच्चे बोल नहीं रहे होते तो भी एक इशू आ रहा होता है टंग टाई का। वैसे टंग टाई अगर नॉर्मल हमारी टंग के नीचे होता है तो टाई हमें नज़र आ जाता है, तो उसकी वजह से टंग की रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती हैं, बच्चा मूव नहीं कर पा रहा होता सही से, तो ये एक हमारे पास बहुत बड़ा इशू आता है। फिर हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप इसको किसी ENT को दिखाएं, उसकी चीज़ रिजॉल्व करवाएं, फिर हम उसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। इफ़ अगर पेरेंट्स नहीं भी करवाते तो भी इतना इशू नहीं आता, लेकिन क्लियरिटी में इशू आता है अच्छा बच्चे की। तो ये तो हो गया स्पीच डिले का कि आप इस तरह से प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, बट यू आर स्पेशलाइज्ड इन डीलिंग विद ऑटिज्म एज वेल और Yes, इंडिविजुअल्स exactly. डाउन सिंड्रोम्स। तो ऑटिज्म की अगर बात करें तो उनके साथ थोड़े से बिहेवियर इश्यूज भी होते हैं जिनको आपने मॉनिटर भी करना होता है, ऑब्जर्वेशन के बाद उसका सोल्यूशन भी निकालना होता है। तो अगर एक बच्चा विद क्वालिटीज़ ऑफ ऑटिज्म है तो उसको कैसे डील करते हैं आप लोग, क्योंकि उसके अंदर एग्रेसिवनेस भी बहुत होती है, वो अब्यूज़ भी कर सकता है, वो आपको हिटिंग भी कर सकता है, स्पिटिंग भी कर सकता है, इन चीज़ों को कैसे टेक केयर करती हैं आप? बिल्कुल, स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल था करना ये सब चीज़ें, बट अब तो बस बच्चा आया और कोई इशू ही नहीं है, दोस्ती हो जाती है? हाँ बिल्कुल, हमने कर लिया क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं, टेक्निक्स होती हैं ओके। जो नॉर्मली सबको नहीं पता होती, बट हमें उस तरह हम उसको हैंडल करते हैं। हमें पता है कि इसको क्या चीज़ ट्रिगर कर सकती है, क्या अच्छा, चीज़। मेरे जो इस हाँ। वक्त प्रोड्यूसर्स हैं और जो डायरेक्टर हैं वो भी जो है वो उनके भी इर्द गिर्द कुछ ऑटिज़म्स हैं और इंडिविजुअल डाउन सिंड्रोम्स हैं, तो वो भी पूछना चाह रहे हैं, स्पेशली मुझे कान में गए कि बताएं कि क्या क्या थेरेपीज़ होती हैं। लेकिन ये चीज़ें हम जानेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप एड्स चलाएं, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सिमरन अनवर हमारे साथ मौजूद होंगी, ऑटिज़म्स के साथ किस तरह से डील होती है स्पीच थेरेपी के अंदर, वो बताने जा रहे हैं।